अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वलाना। एक तरफ बिलावल ने आज शहबाज शरीफ साहब यानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म से शिकवा किया है। सवात के अंदर जलसा करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ंड्स जो हैं, एक तो उन्होंने मुआशी टीम के ऊपर तनकीद की, मुशावरत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान के फ़ंड्स के बगैर बजट को मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बड़ा तरीके के साथ देखे सारी की सारी जिम्मेदारी नून लीग के ऊपर मईशत की डाली हुई है और बड़ी जो इस वक्त वोटर की जहनीत है वो मईशत के ऊपर और उसकी जेब की बुनियाद के ऊपर ही बदलेगी, शायद ज़्यादातर 99%। तो इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पर है। और आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बयान दिया और उसके बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के अंदर जो तलाल चौधरी साहब थे उन्होंने कहा कि बिलावल साहब, जब बिलावल ने यह भी साथ कहा ना कि इलेक्शन की तैयारी पकड़ें, इत्तेहादियों को हम मशवरा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तलाल चौधरी साहब ने कहा कि बिलावल साहब, हम इलेक्शन की तैयारी तो कर रहे हैं मगर हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन कराची के मेयर जैसा हो। ये तलाल चौधरी साहब ने उन्हें जवाब दिया है। बहरहाल नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को भी इलेक्शन की तैयारी के लिए हुक्म है। फिर जहांगीर तरीन साहब ने नई पार्टी तो बना दी, लेकिन जहांगीर तरीन का बड़ा मसला उनकी नाअहलियत है। नवाज शरीफ का बड़ा मसला भी नाअहलियत है। कल एक कानून भी जो सेनेट के अंदर आप सबको पता है पास हुआ, उसके ऊपर हमने कल प्रोग्राम भी किया, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की है। तो उस तरमीम के ज़रिए क्या सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले अंडू हो जाएंगे, बड़ा सवाल है। इससे नवाज शरीफ को साथ जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा होगा। जहांगीर तरीन नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन यानी तहरीक इस्लाहात है, आज वो नून लीग के अंदर जम हुई है, तो तहरीक इस्तेहकाम खुद इंडिपेंडेंट पार्टी हमेशा के लिए रहेगी या फिर कहीं ना कहीं किसी जो बड़े दरख्त हैं, 2-3 बड़ी पार्टीज़ हैं उनके साथ, या खुद ये बड़ा तानावर दरख्त बनेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब हैं, राना एहसान साहब हैं और मेजर रुखड़ी साहब हैं। बहुत शुक्रिया रुख साहब। आपसे मैं आगाज़ करूँगा। जहांगीर तरीन साहब नवाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं, ये पहले इसका बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जी रोखड़ी साहब आपको आवाज़ आ रही मेरी? रोखड़ी साहब को आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा राना साहब, ये आपका जवाब वही है जो तलाल चौधरी साहब का जवाब है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी पकड़ें, तो आप कहेंगे कि भाई हम इलेक्शन चाहते हैं, एक तो धांधली वाला ना हो और दूसरा कराची वाला ना हो, मेयर वाला। वो पता नहीं धांधली थी, क्या था वो बाय द वे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उन्होंने तनकीद बजट पे की और सैलाब ज़दगान के लिए जो है कहा कि फंड्स मुख्तस होने चाहिए। वो बजट का हिस्सा हैं, हमने सिंध को उसका हिस्सा पीएचडीपी से दिया है। लेकिन अगर कोई एतराज़ है, क्योंकि बजट के ऊपर अभी डिबेट जारी है और कोई भी एतराज़ बजट पे हो, हमारी अपनी जमात से भी एतराज़ है, नफीसा शाह ने भी एतराज़ किया, कैसर साहब ने भी कुछ चीज़ों को पिन पॉइंट किया, तो ये टाइम होता है कि आप बजट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और अगर कोई शदीद कोई उनके इश्यूज हैं बजट के ऊपर, तो वो खुद काबीना का हिस्सा है और इनकी जो सीनियर क़यादत है वो भी काबीना का हिस्सा है। तो बेहतर है कि काबीना के अंदर जो है वो इन इश्यूज को रेज किया जाए ताकि इनका फौरी हल जो है वो निकाला जाए। और देखें, बजट कोई हमने आइसोलेशन में तो नहीं बुलाया। बजट हमने अपने कोalition पार्टनर से काबीना से पहले अप्रूव कराया, उनको वहां मीटिंग हुई और फिर उसके बाद फाइनेंस वो असेंबली में जो है वो बजट पेश किया गया। तो हर लिहाज से एक मुशावरती अमल चल रहा है। अच्छा। बाकी जहां तक इलेक्शंस की बात है, देखें, इलेक्शंस के लिए मैं उसकी तरफ आता हूँ, जरा हसन साहब को भी ले लें, फिर मैं आता हूँ। मैं जरा रोखड़ी साहब से भी बात कर लूँ, उन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी। रोखड़ी साहब सर, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो माशाल्लाह आपका स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। आप प्रोग्राम से पहले जो जुल्फ़ों को लहरा रहे थे ना, आई लव दिस। लेकिन मुझे यह बताइएगा, क्या फ्यूचर क्या है सर? इस्तेहकाम पार्टी, जहांगीर तरीन मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ से, क्या वो अपनी नाअहलियत सारा कैसे डील करेंगे आप लोग जनाब? सर, पहली चीज़ यह है कि मुलाकात क्यों ना करें, यानी एक ये मुलाकात एक ऐसा इशू बना हुआ है। जहांगीर तरीन जो हैं, जहांगीर खान, वो अभी तो कल तक अपने वो जो टेस्ट हैं उनको करा रहे हैं, जो उनको इंग्लैंड में जाके करा रहे हैं। और उसके बाद अगर पहले इरादा नहीं भी था मुलाकात का, तो अब तो ज़रूर करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। दूसरे पार्टी लीडर्स को भी मिलना चाहिए, आसिफ अली जरदारी साहब को भी मिलें, मौलाना फजल रहमान खान को भी मिलें। वाई नॉट? ये जो हमारा कल्चर है
कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो यानी ये जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि हक और बातिल की जो लड़ाई करके एक ऐसी पोलराइजेशन कर दी जाती है कि घर के अंदर बेटा बाप खामन बीवी घरों के अंदर एक ऐसी नफरत का बीज बोया गया। हमने उसको एक तो ख़त्म करना है और नॉर्मल होने की कोशिश करनी है और नॉर्मल हो के ही आगे कुछ आसान। अच्छा रोकड़ी साहब, ये आपने बड़ा अच्छा, एक तो मुलाकात करनी चाहिए। जब मुलाकात देखें ना, अगर बराबर की पार्टियों की मुलाकात हो तो कह देते हैं जी मुकमकाओ है, अगर कोई छोटी बड़ी पार्टी आपस में मुलाकात हो तो कहते हैं जी अपना रेट लगवा रही है छोटी पार्टी। नहीं सर, देखें जहांगीर खान तरीन या अलीम खान या हम जैसे लोग अगर हमारे बारे में भी कोई कहे कि ये रेट लगवा रहे हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारा पॉलिटिकल पूरा एक करियर है, बैकग्राउंड है और इस पार्टी के बनने का वजूद का भी एक रीज़न है। यानी हम कोई नई मार्केट के अंदर कोई नई चीज़ ऑल ऑफ ए सडन नहीं आ गए कि हमने आके कोई शोरगुल शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको इमरान खान ने अपने साथ खड़ा किया और जिन्होंने इमरान खान की मदद की और मिलजुल कर जिन्होंने एक तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी है वो लोग हैं। और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने जब डिविएट किया या अपने रास्ते से हटा तो इन तमाम लोगों को कि जो उसकी असल ताकत थे, जो पार्टी का महवर थे या जो पार्टी चलाने वाले थे या पार्टी की ताकत थे, उसको इमरान खान के कुछ चाहने वालों ने और जिनमें सबसे बड़ा इमरान खान खुद है, जिनकी वो सुनता था, उसने इन तमाम लोगों को साइड पे किया और अपनी रविश पर कायम रहा। तो पार्टी का वजूद कोई नई पार्टी का वजूद नया है, लेकिन इस पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो नए नहीं हैं। फिर 9 मई को अब कई लोग एतराज़ करते हैं कि जी कि वो चेहरे जो कल वहाँ पे थे आज यहाँ पे हैं, तो भाई 9 मई के बाद जब खड्डे के अंदर फेंक दिया जाए पार्टी को और एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलिटेंट ग्रुप के तौर पर कोशिश की जाए कि वो एक्सेप्ट करें उसके लीडर्स और वो ऐसे एक्शंस करें जिसमें मुल्क को कौम का नुकसान हो, तो 9 मई के बाद जवाज़ क्या बनता है उन तमाम लोगों के पास इमरान खान के साथ खड़े होने का। तो उन्होंने जाना किधर था? डेफिनेटली हमारी तरफ ही आएंगे, क्योंकि हम हैं वो लोग जो इसी पार्टी का तहरीक इंसाफ से एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर टकरा कर हमने एक नई बुनियाद रखी। तो ये नई पार्टी को उस तरीके ना समझा जाए कि कुछ नया कुछ हो गया। हाँ, ये है कि हमें वक्त डेफिनेटली इस वक्त में अपहिल टास्क है, हमें मेहनत करना होगी, हमें अपने करैक्टर के साथ आगे बढ़ना होगा, हमें उस सियासत को सर बाद में नजरिया क्या आपकी अभी तक मैनिफेस्टो नहीं बना, क्या नजरिया क्या है? वो सारे के सारे वो नजरिया जो इलेक्टेबल्स थे वो अपने साबिका लीडर से माइनस होकर इतनी ताकत रखते हैं कि कोई ना कोई जगह बना पाएंगे जनाब? नहीं जी, नज़रिया मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ये आपके सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, क्योंकि ये सवाल एक नेचुरल सवाल है जो आना है। नज़रिया हमारा पहले भी वही है कि हम पाकिस्तान को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को दुनिया के नए तकाज़ों के मुताबिक अब पाकिस्तान को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। हम जो खिला या जो हम बहुत पीछे रह गए हैं बाकी मॉडर्न वर्ल्ड से, हम अपने आप को कंपैटिबल करना चाहते हैं, हम अहलियत को फ़रोग देना चाहते हैं, हम कैपेबिलिटी अहलियत और उसकी बुनियाद पर आगे आना चाहते हैं, हम मेरिट के लिए काम करना चाहते हैं। हम एक जो टिपिकल कन्वेंशनल पॉलिटिक्स चल रही थी उससे हटकर एक मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ पॉलिटिक्स को पॉलिश करना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान को भी अपग्रेड करना चाहते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है सर, आपके साथ जितने बंदे थे वो 2018 से 2022 तक तो अपग्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि अब वो आप नहीं अपग्रेड नहीं। देखें, वो जितने बंदे थे उनको जो उनकी पार्टी का लीडर था जिसने इस वादे पर या इस पैमान पर ये चीज़ क्रिएट की थी, वो डिविएट हो गया, वो किसी और रास्ते पे चल पड़ा और उसकी जो चॉइस थी वो उस्मान बुज़दार और गोगी और वो लोग आ गए। नहीं तो ना ये लोग हकीकतन एक अच्छे मकसद के लिए ही उसके साथ मिले थे और वोटर्स ने भी एक अच्छे मकसद के लिए ही वोट दिया था। लेकिन इंसान जब अपना राह गुम कर देता है या असल महवर से हट जाता है तो फिर यही होता है जो आप देख रहे हैं। बड़े एहतराम के साथ, आप बड़े भी हैं और अजीज भी हैं, जब ये आपने शुरू किया ना, वैसे आपको मैं दाद देता हूँ, सारे ही दाद देते हैं, आप वो बंदे हैं जब पीक पर था बंदा तो आपने तब छोड़ा, बाकी सारे तो तब छोड़ के गए ना जब वो खड्डे में गिर गया बकौल आपके। तो अब जब आपने छोड़ा था तो तब आप सारी जिम्मेदारी आजू बाजू के लोगों पर डाल रहे थे, अब वो आजू बाजू के आपके साथ हैं तो अब आप सारी जिम्मेदारी एक बंदे साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर डाल रहे हैं।
नहीं, आप अगर हमारा उस वक्त भी स्टैंड यही था। आप उस वक्त भी याद करें मेरी तमाम, मैं अगर ज़ात की बात करूं क्योंकि सवाल ज़ात से है, मैंने उस वक्त भी जिम्मेदारी सारी इमरान खान पे डाली थी। मेरी तमाम पॉलिटिकल स्ट्रगल में हमने कभी भी किसी पार्टी के बड़े लीडर को बेलाइन नहीं किया था, बल्कि इस चीज़ की नफ़ी करते थे कि ये जो एक नफरत का बीज बोकर एक हक और बातिल की जंग समझकर लोगों को डिवाइड करके पाकिस्तान के अंदर एक नया फसाद शुरू किया जा रहा है, इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे और खड़े इसी के खिलाफ हुए थे। मेरे आज पूरी आप मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर देख लें, मैंने बाकी लोगों को कभी भी टारगेट नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने इमरान खान के साथ मिलकर हमारे ऊपर हर किस्म का वार किया, यानी हमारे जो कुछ वो कर सकते थे किया, लेकिन मैं अभी भी खुले दिल के साथ कुछ लोग अभी आपके साथ हैं तो दिल से माफ कर दिया उन्हें, कुछ लोग आपके साथ हैं ना। मैं मेरे लिए ये चीज अहम नहीं है। मेरे लिए मेरा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो अगर दुरुस्त है, जो कि मुझे पता है दुरुस्त है, मेरे लिए वो ज्यादा अहम है। ये वो लोग थे जिन्होंने उसको खुश करने के लिए कुछ कहा, तो आज वक्त गुजरने के बाद क्या साबित हुआ कि हमारी कही हुई बात ठीक साबित हुई या इनका रवैया ठीक साबित हुआ। तो लोगों को माफ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, ठीक है, आता हूं आपकी तरफ। राना साहब, इलेक्शन की तैयारी वो आप बात कर रहे थे, तो नवाज शरीफ ने तो कह दिया इलेक्शन की तैयारी पकड़े, 2024 के इलेक्शन की तैयारी पकड़े फिर। देखें, हमारी तो मुकम्मल क्लैरिटी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी, उनसे किसी ने पूछा कि इलेक्शन कब मुतवक्के हैं, तो उन्होंने कहा कि अगस्त में टेन्योर ख़त्म होगा और उसके बाद जो आईनी टाइम लाइन है 90 या 60 दिन, डिपेंडिंग के कब असेंबली ख़त्म होती है या टेन्योर पूरा करती है, तो मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के दरमियान जो है वो कोई भी डेट मेरे ख्याल से इलेक्शन की बनती है और इसकी जो अनाउंसमेंट का जो राइट है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ये क्लैरिटी है, इस चीज में कोई शक नहीं है। और कराची के मेयर जैसा तो बिल्कुल आप इलेक्शन नहीं होने देंगे। देखिए, कराची के मेयर के इलेक्शन के जो हकायक हैं उस पर हसन मुर्तजा साहब बताएंगे कि वो जो लोग थे वो क्यों नहीं पहुंच सके वोट डालने के लिए। शायद 9 मई की वजह से उन्होंने जो है इज्तनाब किया वोट डालने से। तो ये तो मैं तो कराची की सियासत के ऊपर इतना अबूर नहीं रखता, और PMLN क्योंकि मेयर के इलेक्शन में इस तरह वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आप इसलिए अबूर नहीं रखते क्योंकि आपकी पार्टी कराची में है ही कोई नहीं, आपको क्या लगे जिस गली जाना नहीं होता रास्ता क्यों तकिए। नहीं है, कराची में पार्टी है और इंशाल्लाह ताला, लेकिन मेयर इस इलेक्शन में नहीं थी। आप सही कह रहे हैं। किस इलेक्शन में थी? चलें खैर, ये जो मेयर के कोई बात मेयर नहीं। के मेयर के ओवरऑल भी कहाँ पे है जनाब, कोई बात नहीं है, बढ़ाएं जरा, मेहनत करें ना, कोशिश करें। अच्छा, शिकवा जो बिलावल ने दिया है उसका जवाब शिकवा लिख के जरा भेजिएगा, सैलाब ज़दगान वाला फंड्स का। देखिए, वो तो मैंने आपको बता दिया उसका जवाब कि ये बजट का टाइम है। अगर उन्होंने शिकवा करना है तो काबीना जो है उसके वो मेंबर हैं, सीनियर लीडरशिप पीपल्स पार्टी की काबीना की मेंबर है, तो वहां वो फोरम बनता है अगर उनके कोई कंसर्न्स है बजट के बारे में। और दूसरा, बजट असेंबली में पेश होने से पहले काबीना में पेश हुआ था, तो अगर उसमें कोई एतराजात हैं वो दूर किए जा सकते हैं। तो ये बजट जो है ये उतनी ही जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है इस बजट में जितनी हमारी है। ये मिलजुल के बजट बना है, तो ये कोशिश नहीं की जा सकती कि आप कहें कि इस बजट के आप हिस्सेदार नहीं हैं या इस हुकूमत के आप हिस्सेदार नहीं है। हर अमल जो है वो काबीना ये तो आपके साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ हाथ हुआ है। आज मैं वुज़रा की जो सैर सपाटे हैं उनकी भी सारी की सारी तफसील पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा हिना रबानी खर साहिबा ने तो तकरीबन 1-1.5 करोड़ के करीब उन्होंने खर्चा किया है बरोने मुल्क के विजिट का। फिर दूसरे नंबर पर बिलावल हैं, इस तरह पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर लोग हैं, उसमें आपके सिर्फ मुसद्दिक मलिक हैं। तो इंजॉय भी कर गए और बर्डन भी आप पे डाल गए। ये इसका जवाब दीजिएगा ज़रा, बड़ा मज़ा करके गए हैं, आपके साथ हाथ करके गए हैं, ये आपको पहले ही समझ होनी चाहिए थी। रोकड़ी साहब, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, आपकी मर्जी है। कराची वाला जो इलेक्शन हुआ है सर, क्या अगर आइंदा इलेक्शन होगा तो इस्तेकाम पार्टी भी चाहती है कि कराची वाला इलेक्शन हो आफ्टर 9 मई, इसी तरह के हालात हों, या थोड़े हालात थोड़े से डेंस नहीं होने चाहिए, टेंस नहीं होने चाहिए, डाइल्यूट करें मामलात को? व्हाट्स यू थिंक सर? देखें कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी का जो रवैया था या जमात इस्लामी की जो अप्रोच थी, सबसे पहले उसको डिस्कस करना चाहिए कि क्या वो संजीदा थी, क्या हत्ता कि उनको तो ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि क्या पीपल्स पार्टी ने उनको कहा था कि आप और हम मिलकर इस बल्दियाती निज़ाम को तरतीब देते हैं। मेरी खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने उनको कहा था कि हम मिलकर करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने उनके कहा था कि आए आप और हम मिलकर ये काम करते हैं, तो उन्होंने उसका इनकार क्यों किया? कराची तो साझा था,
लोग तो अहम थे। तो क्या वजह थी कि जमात इस्लामी इमरान खान के पास जाकर ऐसे मौके पर कि 9 मई हो चुका है और वो इमरान खान के साथ मिलकर एक ऐसा वेंचर करना चाहते हैं कि जिसमें उनके इमरान खान के अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन रोखड़ी साहब वो जमात तो कलअदम नहीं हुई ना, 9 मई तो हो गया लेकिन जमात तो कलअदम नहीं है, कोई टीटीपी तो नहीं है ना। सर कलअदम की तो बात ही नहीं कर रहे हम तो सियासी हिकमत और बसीरत की बात कर रहे हैं कि क्या जमात इस्लामी को ये हिकमत और ये बसीरत का इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के अंदर जाकर ऐसे लोगों की मदद मांगनी चाहिए थी कि जिनका अपना लीडर उनके ऊपर अपनी ग्रिप खो चुका है। मैं तो जमात इस्लामी से ये सवाल कर रहा हूं, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़े मकसद के लिए, कराची के लिए, अवाम के लिए और लोगों के लिए उनके साथ मिलकर इसके अंदर शामिल होते और आगे काम करते? अच्छा। ये मेरा तो ये सवाल है। ठीक है, मैं तो इस पे इतना ही कहूंगा जी। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूं, आपका सवाल पहुंच गया, फिर मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, एक बार फिर से खुशामदेद हसन मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया आपका। हसन मुर्तज़ा साहब, जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुआशी टीम और वज़ीर आज़म से शिकवा किया है, उसका जवाब शिकवा भी माशाल्लाह मुसलसल आता जा रहा है। आपका इंतखाबी निशान तो तीर है, लेकिन इत्तेहादियों के दिल छलनी ना करें, मुखालफों के करें बस अपने तीर से। जनाब देखें जी, हम मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं, हम कोई एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। हम ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी की सियासत करनी है, हमने अपनी सियासत करनी है। और इसमें उन्होंने क्या गलत क्या कहा है, कोई इत्तेहादियों को इलेक्शन के बारे में कहना, मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत बात है। इलेक्शन ही जमहूरियत का तसलसल है, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जमहूरियत कैसे आगे चलेगी? और अगर इत्तेहादी समझ रहा हो कि अभी इलेक्शन करेंगे तो हम सही पोजीशन में नहीं है, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता जी। इलेक्शन में हार जीत होती है और ये सिर्फ हार के खौफ से इलेक्शन ना करवाना, ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, उसमें रिजल्ट्स जो भी आए, जो भी जीते, चाहे जो वो भी कराची के मेयर जैसे रिजल्ट आ जाए, जो भी आए आने दें। नहीं, कराची के मेयर का रिजल्ट बड़ा शफाफ आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अगर अब आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो तो आप उसको जमहूरी अमल ही ना समझें। इस तरह नहीं होता। पीपल्स पार्टी वहाँ अपने इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत में थी और उसने उतने वोट लिए। कौन सा जमात इस्लामी का वोट है जिसको पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है? अगर कोई उनका इत्तेहादी वोट नहीं कास्ट करता, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी तो नहीं है कि पीटीआई के वोट जो है वो ला के उन्हें पूरे करके दें जी कि ये वोट ले लो। और ये अब लाडलों की सियासत भी खत्म हो गई है जी। ये जो लाडले वाली सियासत है ना, अब ये नहीं होनी थी। नहीं सर, उनकी जो बात है वो होनी भी है। हम दोनों एक्सट्रीम पे जा रही ना हमारी सियासत। कभी बहुत ज्यादा लाडला के प्लेट में सजा के नैपियां चेंज करके हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, और आज यहाँ तक है कि बंदे भी पोलिंग स्टेशन में नहीं जा रहे या नहीं जाने दिए जा रहे। जो भी देखिए, जो नैपियां जिनकी चेंज होती रही हैं, जिनकी सियासत कोई उंगली पकड़ के करता रहा है, जिनको सारों को प्लेट में रख के दी जाती रही है, जिनके लिए पार्टियां तोड़कर और जमहूरी अमल को मुतासर करके वजीर आजम बनाया गया, ये उनसे तो बात हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये सहूलत कभी भी नहीं मुयस्सर रही और हमने तो इलेक्शन लड़के ही हम आए हैं। और अगर हमें मैंडेट मिला है तो वो मजबूरी होते थे उस वक्त, क्योंकि इकॉनमी जब जब तबाह हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको संभाला भी दिया है, उसको मजबूत भी किया है। तो इस दफा आपको चाहिए था अपना बंदा रिकमेंड करके वजीर खजाना लगवा देते माशाल्लाह से। नहीं, हमारी रिकमेंडेशन पे तो चेयरमैन नादरा नहीं लगता। वजीर खजाना किसने लगाना है? ये हमें ऐसी कोई फेवर नहीं चाहिए। उनका अपना काम है, वो करें। जब हम इत्तेहादी थे इनके, ये हमारी हुकूमत थी 2008 में, तो इसहाक डार साहब हमें छोड़ गए थे। आप सारों को याद होगा कि यही था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल भी पूरे किए थे। वहाँ पे जो मुआशी सहकाम था वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाई थी।
इस मुल्क में कैद था गंदम का, इस मुल्क में कैद था चीनी का, वो भी हल किए और 1 साल की कलील मुद्दत में हम गंदम बरामद कर रहे बरामद करने वाले बन गए थे मुल्कों। ले राणा साहब, ये देखे ना, आपने तो वफा निभाई नहीं माजी में, 2008 में वो शिकवे के साथ वफा तो निभा रहे हैं ना, आपको छोड़ा नहीं आपकी लूली लंगड़ती मुबैना तौर पर इस बदहाल मुआशी सूरत हाल की हुकूमत। देखें, इसमें तो सारे फैसले, मैं यही बता रहा हूं कि जितने भी फैसले हैं वो काबीना के थ्रू होते हैं, हुकूमत काबीना के थ्रू चलती है। बजट भी काबीना ने पास करना है, पहले काबीना में प्रेजेंट हुआ बजट, तो काबीना के हिस्से तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं, नवीद कमर साहब भी हैं, उसके अलावा दीगर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हैं। तो अगर कोई भी बजट के ऊपर कोई एतराज है, कोई शिकवा है, तो ये तो वो फोरम्स हैं जहां इन आवाजों को उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं, लेकिन देखें हो ये रहा है, जिस तरह आप इलेक्शंस के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है हर पार्टी अपनी इंडिविजुअलिटी को पिच करेगी और अपने जो है वो मैनिफेस्टो को आगे रखेगी और अपने एजेंडा आगे लेके आएगी। तो ये दौर अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। ये अब वो क्या शक्ल इख्तियार करती है, कोई सीट एडजस्टमेंट होती है, नहीं मफाहमत कह लें इसे कि ठीक है, सियासी मफाहमत होनी चाहिए, वो जो पीक पे इख्तलाफ था वो नहीं होना चाहिए जो दुश्मनी में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। देखें तो ये एक नेचुरल, अभी तक हमने इलेक्शन में कोई ऐसा फैसला नहीं है कि इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है, तो जब हमने इलेक्शन में जाना है तो ये सारी चीजें आपको और बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन मेरा ये इस पे मौकफ है कि आप अपने इस हुकूमत के हर इकदाम से कोई भी जो कोalition पार्टनर है अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसका हिस्सेदार रहा है, वो फैसला करने में शामिल रहा है। और ये मैं समझता हूं कि हमने तो अपनी पॉलिटिकल साख देखी नहीं कि उसको फायदा होता है, नुकसान होता है। हमने तो वो फैसले किए जो जरूरी थे मुल्क की मईशत के लिए। ठीक है रोकड़ी साहब, आपके अयाम गुज़श्ता जो गुजरे हुए दिनों के दोस्त कह लें, लीडर कह लें, उनकी गलतियों पे आप रोशनी तो डालते रहते हैं, अभी वो गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुधारने वाले कॉल नहीं उठा रहे। नहीं देखें, गलती जो होती है इस लेवल पे मेरे ख्याल में इमरान खान को जितना चांस मिला है पाकिस्तान पूरे में हर तरफ से, पब्लिक ने, हालात ने, तमाम जो चांसेस इमरान खान को मिले हैं, सोशल मीडिया का दौर था, जिद्दत थी, मीडिया की तरफ से जो पजीराई इमरान खान को मिली शायद ही किसी और को मिली हो। तो उस तमाम चीज़ के होते हुए सबसे पहले हमने ये देखना है कि पिछले 4 साल इमरान खान ने क्या किया, और फिर जब इमरान खान अपनी इस हुकूमत से निकला है और उसने रिज़ाइन कर दिया अपनी इस नेशनल असम्बली की सीट से, फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ को खुद डिज़ोल्व कर दिया, तो उसकी तमाम सियासत अपने लिए एक खड्डा खोदना, फिर उस खड्डे में गिरना, फिर उसके बाद फिर दोबारा 2 अपने लिए खड्डे खोदना। चले ज़ात तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई ऐसे एडवेंचर करता रहे तो फिर ठीक है, लेकिन ज़ात के मामले में बहुत से लोग ठीक होते हैं, लेकिन मुल्क और कौम और दीगर के मामले में ऐसी रविश क्यों हो? तो इस तमाम चीज़ के बाद कौन सा चांस दिया जाए, कौन बात करे, बात करने को तैयार कौन है? चलें बाकियों को छोड़ दें, इमरान खान के आसपास उसकी अपनी पार्टी के जो लोग रह गए हैं, आप कहें कि क्या वो इमरान खान पे एतबार करते हैं? या एक आदमी बता दे अपनी पार्टी में इमरान खान जिस पे कहे कि मैं इस पे एतबार करता हूँ। तो जब एतबार का अपने इर्द गिर्द इतना बड़ा फुकदान हो, और वो तमाम लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया इमरान खान से, जो कि गैर सियासी किरदार थे, नॉन स्टेट एक्टर्स किस्म के जो लोग थे, वो आज कहाँ पे हैं? तो ये जो चैप्टर है ये एक तरह से क्लोज़ हो गया, और उसको क्लोज़ करने वाला कोई भी नहीं है, वो खुद है, फ़र्द वाहिद है, जिसने अपने साथ ये खुद किया, मुल्क के साथ ये किया, अपने वोटर्स के साथ ये किया, अपनी पार्टीज़ में साथ चलने वालों के साथ ये किया। तो ये तो एक बड़ा अजीब सा बाब है जो इस मुल्क में लिखा गया, और 9 मई वो दिन है कि जिसके ऊपर वो जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कह लें, आप उसको एक ब्रिंक कह लें, आप उसको एक ऐसा मकाम कह लें जिसके बाद जवाब ही ख़त्म हो गया, हर किस्म का जवाब ख़त्म हो गया। तो फिर हसन मुर्तज़ा साहब, हर किस्म का जवाब ख़त्म हो गया। तहरीक इंसाफ किस्सा माजी हो गई, किताबों में मिलेगी, हैं जी? जी गलाम सर रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ किस्सा माजी हो गई ना तहरीक इंसाफ, आपके क्रिटिकल राइवल्स जो है वो तो सिर्फ किताबों में मिलेगी अब। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है जी। पार्टियां जो हैं आपके सामने ही हैं, जो किंग पार्टीज होती हैं उनके साथ यही कुछ होता है। कन्वेंशन लीग देख ले आप, काफ लीग देख ले आप, वो बट्टू लीग थी, वो जुमेजो लीग थी। अच्छा, वक्त के साथ आगे भी बढ़ते जाए ना। इस्तेकाम पार्टी को क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, वो तो अभी तक बेबी पार्टी है ना। अच्छा, वो तो अभी बड़ी पार्टी बनेगी तो देखा जाएगा ना। अभी तक तो वो बेचारे बनने से पहले ही उनके साथ जो है वो एतमाद खोते जा रहे हैं। तो उनका तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता जी। अभी बात हो रही थी यहाँ पे, तो कहा जा रहा था कि जी कैबिनेट में डिसीजन होते हैं। बिल्कुल कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, लेकिन वहाँ पे फैसला करने का हक तो जो है वो अक्सरियत राय से होता है ना। तो वहाँ पे अक्सरियत किसकी है जी? जो फैसले होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि तनख्वाहें 50% बढ़ाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है 100 रुपया तेल जो है वो सस्ता करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि कराची को पीने के लिए पानी की जरूरत है, वहाँ पे पैसा। आपकी सारी डिमांड्स लॉजिकल लगती है इस हालात के अंदर? लॉजिकल तो नहीं है ना ये? हम सिर्फ उनके साथ बैठे हैं कि इस वक्त एक हमें नेशनल चैलेंजेस जो हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस जो हैं, हम उनको मीट करने के लिए हम उनके साथ बैठे हैं। क्या ये मुमकिन था कि अगर आम हालात होते तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में वो मिनिस्टर होते? कभी भी ये ना होता। लेकिन हालात क्योंकि ऐसे थे कि वो हम सारों की जिम्मेदारी बचाने के लिए कुर्बानियां दी। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बन के और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारजा बन के। राणा साहब, आपका कमेंट मैं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे अगर सिर्फ 30 सेकंड दे दें। खुरम साहब, रोखड़ी साहब, बेबी जी सर, स्टिल बेबी, यू नो, योर बेबीज, आपकी पार्टी। नहीं, मेरा कोई उनकी पार्टी को बेबी कहने का मकसद ये नहीं था कि मैं तरकीब करना चाहता हूं। हसन भाई की बात को हम खुले दिल के साथ मुस्कुरा के नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अभी वो बन रही है जमात, अब उस बनती हुई जमात पे क्या कमेंट किया जाए जी? नहीं, सही है। नहीं, हमारा डेफिनेटली हमें यानी इसको लाइटर मोड में ही मैं लूंगा। बड़े मोहतरम रौलाना साहब ऐसे चाहते हैं कि हम लड़ पड़े, लेकिन मुमकिन नहीं है। मैं कहाँ चाहता हूँ? नहीं, मैं तो मोहब्बतें बांटने वाला हूँ। मेरे नाम के साथ जो विला है ना, इसका मतलब होता है मोहब्बत ना बांटने वाला। ऑन एयर जब होते हैं उस वक्त आप मोहब्बतें नहीं बांटते, ब्रेक में बांटते हैं। और मेरे नाम का मतलब ही है सर, मोहब्बतें बांटने वाला। विलाना का जरा सर्च कीजिएगा। राणा साहब, योर टर्न सर। इरशाद फरमाइए या कोई फतवा लगाइए। ये आप इस्तेकाम पाकिस्तान के ऊपर सवाल है, जो दिल करे बोले। मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, जो दिल करता है बोलें, एंजॉय करें। देखिए, मैं समझता हूँ पहले जो मुकाबला था वो क्या था, तो अब पीटीआई जब से 9 मई के वाकयात के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में डेंट आया है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, तो पीटीआई का जो वोट है वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के डिवाइड होगा। अब वो किस हद तक कामयाबी से इस वोट बैंक को टेक ओवर कर सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो पीएमएल को होगा। मैं समझता हूँ का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो इंटैक्ट है, जबकि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो तकसीम होगा और वो या वो पीपल्स पार्टी उसके ले सकेगी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लेगी। तो बेनिफिशियरी जो है वो पीएमएलएन होगा और इंशाल्लाह ताला 2 से हम पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएंगे। ठीक है, रोकड़ी साहब, शॉर्ट कमेंट सर। तबसरा हर पार्टी वाला अपने लिहाज से उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि उसको अपना वोट बैंक को वो कैसे लेके जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ अच्छा रोकड़ी साहब, वैसे ना एक इलेक्शन, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, टाइम भी थोड़ा है। अगर मैं ना ये एंकर वाला रूप उतार के ना खड़ा हो जाऊँ ना एक आम आदमी, तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेकाम मुझे एक नज़र में लगता है कि इकट्ठे हो जाएंगे सारे। ये एक ही पार्टी है बेसिकली लार्जर पर्सपेक्टिव में। इस्तेकाम लेकर नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि आपकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की संजीदगी का रुख धार रही है
और आज आप पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले करने के वक्त एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये रविश पहले नहीं थी। और आज आप इस दौर में ज़्यादा संजीदा पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आपकी इस बात को इस रुख से देखूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मिलना किसी बड़े मकसद के लिए, मिलना किसी अच्छे मकसद के लिए और पाकिस्तान की अपग्रेडेशन के लिए क्यों ना मिला जाए एक दूसरे के साथ, मेरा तो ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हसन मुर्तज़ा साहब देंगे। सर, ये सबको इकट्ठा होकर एक दफ़ा पाकिस्तान को अपलिफ्ट करना चाहिए, बाद में हम एक दूसरे के खिलाफ हो लेंगे। हसन साहब, इत्तफाक करेंगे आप? हसन भाई जी सर। सियासत के अंदर जो इंतशार और तफरीक पैदा कर दी है उसको खत्म करने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने अपने नजरियात के साथ, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ हम जदोजहद कर सकते हैं। ये जरूर और किसी का गिरबान मेरे हाथ में नहीं। ठीक, आपकी बात समझ आ गई। जी जी, आप कह रहे हैं कि किसी का गिरबान मेरे हाथ में नहीं और कि आपका गिरबान। जी जी, फरमाइए। इशू ये है कि पाकिस्तान ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखी और उसके बाद आपने देखा कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही 2008 से 2018 तक, और मुल्क ने तरक्की की और बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस किया। दहशतगर्दी का चैलेंज फेस किया, कामयाबी से बाहर निकले। लोड शेडिंग का चैलेंज फेस किया, कामयाबी से बाहर निकले। देखिए सीपेक में, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था वो इस हद तक बिगड़ गया कि आप मुल्की एजेंडे पे भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, आप मुल्क के मफाद के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते, आप कौमी सलामती के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। ये जो सियासत है इसको रद्द करने की जरूरत है। और देखें, जो है उसका पहला असूल ये है कि हुकूमत और ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, आपस में बातचीत चाहिए। मिनिमम एजेंडा जो मुल्क के जो मफादात हैं वो होते हैं, ठीक है, उस पे आप एक दूसरे से मुंह नहीं फेरते। इस सियासत को रद्द करना होगा, वरना जो हालात हैं। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। रोकड़ी साहब, लास्ट योर कमेंट के इलेक्शन इसी साल इस हुकूमत को करवा देने चाहिए, या फिर आप भी वेट करेंगे कि नवाज शरीफ की तरह जहांगीर तरीन की भी नाहलियत से अहलियत जाएगी, जो कानून पास हो रहा है, तो उसके बाद कहीं मैदान सजे, या जो टाइम है बस कानून जो है ना, कानून तो डेफिनेटली अदालत के पास जाएगा और अदालत का एक अपना प्रोसीजर है। मेरा कहना यह है, या मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इलेक्शन आप उस वक्त जाएं जब मामलात स्टेबल हो चुके हों और इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा स्ट्रांगली मुल्क के अंदर गवर्न कर सकें और पॉलिटिकल पार्टीज उस इलेक्शन में बेहतर फैसले लेने के काबिल हों। ठीक है। और पार्टीज इतनी मजबूत हो चुकी हों कि वो जिसको अहलियत की बुनियाद पर टिकट दें तो उनकी पार्टीज के अंदर ना रिफ्ट आए और ना पार्टीज के अंदर से लोग पार्टी को मजबूर करते हुए उसको अपने मैनिफेस्टो से या पार्टी के असल रुख से हटाएं। तो मैं हो सकता है बाकी सारे इससे इख्तिलाफ करते हो, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर इलेक्शन को अगर 5-6 महीने 8 महीने आगे ले जाया जाए और ये जो जलता हुआ टायर पीडीएम ने अपने गले में डाला था, इसको ये अपना टेन्योर पूरा करने के बाद साफ सुथरे तरीके के साथ मेहनत करते हुए एक ऐसे तरीके से तमाम पार्टीज इलेक्शन में आए जहां पर पार्टीज मजबूत हों और अपने कैंडिडेट्स बेहतरीन ला सकें, ये तो मैं समझता हूं। और कुछ एहतसाब हो जाए उससे पहले, और जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे महकमे हैं, वो मजबूती की सूरत में आ जाए और ये जो डस्ट है ये सेटल हो जाए। आप पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया साहब आपका भी, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी और राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। बड़े 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। एक तो कलर खार के करीब बस उल्टी और काफ़ी लोग जहाँ भाग हुए, लेकिन उससे बड़ा सानहा जो कि अलमनाक हादसा है, और वो सानहा इबरतनाक भी है, और साथ ही साथ इदारों को, मौजूदा हुकूमत को, वजारत ख़ारजा को भी उनके आईब्रोज़, उनके कान खड़े करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ, यूरोप की तरफ
हमेशा से भागते हैं और वहाँ पर जो आजकल एक टर्म है डेंकी, वो भी लगाते हैं। समंदर के ज़रिए, लॉन्चों के ज़रिए, बाय रोड के ज़रिए भी हुक एंड क्रुक मालगाड़ियों के अंदर लोग मरे पड़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हुए। मुझे याद है 2014 में एक बच्चा तुर्की के किनारे पे शायद शाम से आता हुआ वो वहाँ पर मिला था, आई गेस तुर्की था या कोई और वेस्टर्न ग्रीस था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वहाँ पर जब उसकी लाश मिली थी तो पूरी दुनिया झंझोड़ी गई थी। इस दफ़ा भी पाकिस्तान से और दुनिया के मुख्तलिफ लोगों किनारों से, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग गए हैं, वहाँ पर पहुँच रहे थे। कश्ती डूबी है और पाकिस्तान में अभी तक 50 लोग जिंदा, उनकी शिनाख्त हुई है। इससे ज़्यादा एक ही ख़ानदान के 12 अफराद वो भी फौत हुए हैं वहाँ पर, बेचारे, उन्हें मैं शहीद कहूँ या क्या कहूँ। तो ये अलमिया है। एक बंदे को भी, मुलजिम को भी कराची एयरपोर्ट से वो बाकू की तरफ, अज़रबैजान शायद उस तरफ भाग रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ओवरऑल हमें पॉलिसी क्या बनानी पड़ेगी, घर से लेकर, फैमिली से लेकर ऊपर तक, हमारी हुकूमत तक, यानी घर वाले, फैमिली वाले, यहाँ पर बेरोज़गारी है, लोग अच्छे मुस्तकबिल की खातिर कोशिश करते हैं, भागते हैं, जाने गंवाते हैं, मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर रास्तों में, कश्तियों में, बेयारो मददगार, समंदरों में, किनारों पे मछलियों के खुराक, मगरमच्छों की खुराक बनते हैं। यही वो प्यारे होते हैं जो यहाँ पर बड़े प्यारे होते हैं। और ये थोड़े पैसे नहीं, अभी एक बंदा बता रहा था इन्हीं जो लवाहिकीन है उसमें से कि हमने 23 लाख रुपया दिया है, 23 लाख रुपया देकर डेंकी लगवा के, और अपने भाई की लाश मिली है। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिर है। जमील साहब, क्या ज़रूरी है, घर से ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी अवेयरनेस, या फिर ऊपर लेवल के ऊपर थोड़ा सा पॉलिसी को टाइट करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात ना हो? जनाब, इसमें कई ज़ाविये हैं। यकीनन पॉलिसी और कानून का इतलाक़ तो सबसे अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके महरक़ात कुछ और हैं। और इसके महरक़ात में दुनिया में दो किस्म के दो लिहाज से इसको डिफ़ाइन किया जाता है, एक पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर। हमारे मुल्क के जो महरक़ात हैं ये पुश फैक्टर में आते हैं, और जो यूरोप के महरक़ात हैं वो पुल फैक्टर में आते हैं। यानी कि हमारे जैसे मुल्कों से ये नौजवानान मिल्लत ये पुश फैक्टर के तहत, और पुश फैक्टर से मेरी मुराद है महंगाई है, अफलास है, बेरोज़गारी है, जॉब की अनसेटिस्फेक्शन है, और उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, माशरे में सोसाइटल इंस्टेबिलिटी है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं, नौजवानान मिल्लत हमारे दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और सबसे बड़ी वजह वही है कि 1 करोड़ के करीब हमारे बेरोज़गार अफराद आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। तो उस लिहाज से ये पुश फैक्टर के तहत फिर देखते हैं कि तिनके का सहारा मिल जाए, ये जानते हुए कि तिनका समुद्र में गर्क हो सकता है, ये जानते हुए कि इससे पहले भी अप्रैल में हो चुका, इससे हर 1-2 महीने में किश्ती उलट जाती है, और उसमें बाकी मुल्कों के अलावा पाकिस्तानी एक वाक़या तो भी रिसेंट 14 जून को भी हुआ था। जी हाँ, और ये 14 जून को हुआ। फिर ये आप देखें कि और एक वाक़या तो अप्रैल में हुआ जिसमें हमारी एक हीरोइन क्वेटा की एक बसने वाली एक हमारी हीरो हॉकी की प्लेयर जो है वो तो अब ये तो आपने पुश करैक्टर बता दिया, ये पुश करैक्टर तो रहेगा, मौशी मुश्किलात तो रहेंगी। जब तक ये मौशी मुश्किलात और पुश करैक्टर है, इस पुश करैक्टर में फिर हाथ खड़े करके हम बॉर्डर्स पे बैठ जाएं, यानी वजारत खारजा और हुकूमत कोई पॉलिसी ना बनाए, टाइट ना करे? सर क्या करे? इब्तदान मैंने आपसे यही आपके नाज़रीन के लिए बयान किया कि पॉलिसी और कानून का इतलाक़ तो अव्वलीन फ़र्ज़ है, जो भी हालात हों, जो भी महरक़ात हों, क्योंकि लोग इस रिस्क को, उनको पता है कि 50% से ज़्यादा चांसेस ये है कि वो समुंदर की लहरों के सुपर्द हो जाएंगे और ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ एंटी ट्रैफिकिंग का कानून है, हमारे यहाँ इतनी सारी दूसरी एजेंसी हैं, हमारे यहाँ डॉलर के स्मगलिंग को रोकने में तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, वो कि अभी बहुत बाकी है, लेकिन इंसानों के स्मगलिंग को कंट्रोल करने से इस माफिया के को काबू नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इस माफिया का एक सबसे बड़ा एक हुनर ये है कि बाकियों के पाम भी ग्रीस करते हैं, बाकियों को भी खुश रखते हैं। तो जब ये सर्किट इतना बड़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपका पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल इंसानों को और मुआशरे को ये देखना पड़ेगा, हुकूमत को देखना पड़ेगा और घर वालों को भी देखना पड़ेगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।